नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। बहू, क्या हुआ? आज जब तुम्हारे मायके में वही सब हो रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम भी तो यहाँ पर यही सब करती थी। अब तुम्हें तुम्हारी जैसी ही भाभी मिल गई तो तुम्हें रोना आ रहा है। पुष्पा जी मन की भड़ास आज निकालते हुए बोली। मम्मी, क्या बोल रही हो आप? यह कोई वक्त है इस सब तरह की बातें करने का? वो पहले से ही परेशान है और ऊपर से आप ऐसी बात बोल रही हो। बेटे सौरभ ने पुष्पा जी से कहा। क्या क्यों बेटा, उसमें गलत क्या है? बात तो वक्त पर ही की जाए तो सही समझ में आती है। नहीं तो पहले मैं ये बातें कहती थी तो तुम्हारी पत्नी मुझसे लड़ पड़ती थी। उसे लगता था मैं उसके काम में टांग अड़ा रही हूँ। देखा, इसीलिए बहू अपने मायके की बातें ससुराल में बताना पसंद नहीं करती, क्योंकि ससुराल वालों को तो उसके जले पर नमक छिड़कने का शौक होता है ना। कहा था ना मैंने आपसे, घर में किसी से मत कहना। राशि ने रोते हुए बोला। बहू, मुझे तेरे जले पर नमक छिड़कने का कोई शौक नहीं है, पर आज तुझे एहसास हो रहा है ना कि जब जलता है तो जलन होती है। मेरी बेटी के साथ तू यही सब कर रही थी इतने सालों से। सोच, मुझ पर और मेरी बेटी पर क्या बीतती होगी उस समय। मम्मी, आप यहाँ मिलने आई हो या फिर यह सब सुनाने आई हो? मानता हूँ कि रीत गलत है, पर कम से कम इंसानियत के नाते ही शांत हो जाओ। सौरभ हाथ जोड़ते हुए बोला। शांत ही तो हूँ इतने दिन से। सही है, इंसान को अपने कर्मों की सज़ा इसी धरती पर भुगतनी पड़ती है। आज इसके कर्म इसके सामने आ रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? जा रही हूँ मैं अपने घर। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि सूरभि की सरकारी नौकरी लग गई है। इसी उपलक्ष्य में उसकी सास ने छोटा सा पूजन का कार्यक्रम रखा है। तुम्हें भी बुलाया है। तुम लोग आना चाहो तो आ जाना, कहकर पुष्पा जी वहाँ से रवाना हो गई। पर सूरभि की नौकरी लग गई, यह सुनकर रीति के आंसू जहाँ थे वहीं रुक गए। खुद सौरभ भी हैरान होकर मम्मी को जाते हुए देखता रहा। सारी पुरानी बातें फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने आ रही थी। जब राशि शादी होकर इस घर में आई थी तब घर में पुष्पा जी, सौरभ और सुरभि ही थे। सुरभि सौरभ की छोटी बहन थी। पिता की मृत्यु 1 साल पहले ही हो चुकी थी। पिता के रहते ही सौरभ कमाने लग गया था, इसीलिए कुछ खास आर्थिक तंगी नहीं हुई। ऊपर से पुष्पा जी के पास पेंशन का सहारा भी था। सुरभि पढ़ाई कर रही थी। घर के अधिकतर खर्चे सौरभ ही उठाता था, लेकिन सुरभि की पढ़ाई का खर्चा पुष्पा जी अपनी पेंशन के पैसों से करती थी, क्योंकि वो सारे खर्चे का बोझ सौरभ पर नहीं डालना चाहती थी। जहाँ पुष्पा जी और सुरभि रीति से खुद आगे होकर बात करती, वहीं रीति का व्यवहार उनके लिए हमेशा रूखा ही रहा। रीति को हमेशा यही लगता था कि उनका पति अकेला कमाऊ इंसान है इस घर में, इसीलिए भला क्यों झुक कर रहे। खैर, पुष्पा जी ने सुरभि का ग्रेजुएशन तो करवा दिया, लेकिन आगे एमबीए करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। जब उन्होंने इस बारे में सौरभ से बात की तो वो तैयार हो गया, लेकिन ये बात जब रीति को पता चली तो उसने हंगामा कर दिया। सारा पैसा बस बहन पर लुटा दो, हमारे भी खर्चे हैं। अभी अभी एक बेटी के पिता बने हो, उसके भविष्य के लिए कुछ रखोगे या नहीं? अब तक जो पढ़ा दिया उतना ही काफ़ी है। अब किसी सामूहिक सम्मेलन में इसकी शादी कर दो। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है उस पर खर्च करने के लिए। रीति को सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और जाकर अपने मायके बैठ गई। लेकिन उसके मायके वालों ने उसे समझाने की जगह उसी का साथ दिया। जब 3 महीने तक वो मायके में ही रह रही तो आखिरकार पुष्पा जी सुरभि की शादी के लिए तैयार हो गई। आखिरकार सुरभि की शादी करनी पड़ी। ठीक ठाक सा लड़का देखकर सुरभि की शादी कर दी गई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही एक एक्सीडेंट में उसके ससुर जी की मौत हो गई। साथ ही पति को भी काफ़ी चोटें आईं। इस कारण से वो बिस्तर पर आ गया था। वो तो उसकी सास समझदार थी, जो लोगों के कहने के बावजूद भी उन्होंने सुरभि को मनहूस करार नहीं दिया। पर घर की स्थिति को देखते हुए सुरभि ने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया।
जिसमें उसकी सास ने उसका पूरा सहयोग किया। सुरभि की ऐसी स्थिति के बावजूद भी उसका मायके आना राशि को पसंद नहीं था। जब भी वो मायके आती, राशि हमेशा पुष्पा जी के आसपास ही घूमती रहती। उसे लगता कि पुष्पा जी पता नहीं क्या क्या सुरभि को दे देंगी, और वो अपनी इसी धारणा से इतनी ज़्यादा ग्रसित हो चुकी थी कि वो किसके सामने क्या बोल रही है उसे यह भी होश नहीं रहता था। एक तरह से कह सकते थे कि उसके मन में सुरभि के लिए नफरत भर चुकी थी, और इस कारण वो पुष्पा जी को भी 10 बातें सुना देती थी। लेकिन रक्षाबंधन के दिन तो हद ही हो गई। वो सुबह सुबह ही सौरभ को अपने साथ मायके ले गई और किसी न किसी बहाने से उसे मायके में ही रोक रखा। जब शाम को वापस आई तो बीमारी का बहाना कर बिस्तर पर लेट गई। इधर सुरभि सुबह से भूखी थी। यह देखकर उसकी सास सुरभि को अपने साथ लेकर उसके मायके आ गई ताकि सुरभि अपने भाई को राखी बांध सके। लेकिन ये देखकर रीति ज़्यादा चिढ़ गई। अरे, ऐसे भी क्या धन की भूखी थी जो लेने के लिए रात को ही चली आई। बहू, क्या बदतमीजी है, ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुझे दिख नहीं रहा कि सुरभि अपनी सास के साथ यहाँ आई है? कम से कम तमीज से तो बोल। पुष्पा जी ने कहा तो रीति चिढ़कर बोली, मम्मी जी, आप तो चुप ही रहिए। पता नहीं हमारी पीठ पीछे क्या क्या चुरा कर आप अपनी बेटी को दे रही हो। बस कर बहू, तू मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। मैं अपनी बेटी को देती हूँ तो अपनी पेंशन से देती हूँ, तुमसे कुछ नहीं लेती। वाह मम्मी जी, आपका बड़ा अच्छा है, खर्च हमारे करो और पेंशन के पैसे बेटी को दे दो। इतना ही शौक है तो बेटी को देने का, तो उसी के साथ क्यों नहीं चली जाती हो? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये घर मेरा है, जाना हो तो तुम लोग जाओ यहाँ से। बहुत हो गया बर्दाश्त करने की, इतनी हद है मेरी। पुष्पा जी की बात सुनकर रीति अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, देखा अपनी मम्मी के तेवर, हमें घर से निकाल रही है, वह भी तुम्हारी इस बहन के लिए। यह उनका घर है, वो हमें इस घर से निकाल सकती है, और रही बात बहन की तो वो बराबर की हिस्सेदार है। अचानक सौरभ ने कहा तो रीति चुप हो गई। लेकिन उस दिन के बाद उसने अलग होने की जिद कर ली, और कुछ दिनों बाद 2 घर छोड़कर ही सौरभ ने 2 कमरे किराए पर ले लिए। पिछले 4 साल से वो लोग अलग रह रहे थे। ना ही अब कोई रोकने टोकने वाला था और ना ही कुछ और। जब चाहती वो मायके चली जाती। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही उसके भाई की शादी हुई थी, और अब उसकी हालत भी वैसी ही थी। उसकी भाभी को भी यही लगता था कि सास चोरी छुपे ननद का घर भर रही है, और आज इसी बात को लेकर उसने रीति को बहुत कुछ सुना दिया। रीति घर पर आकर रो रही थी और सौरभ उसे चुप करा रहा था कि तभी पुष्पा जी कहाँ, मैं तो सुरभि की सरकारी नौकरी की खबर लेकर उसके घर पर आई थी, और तभी ये सारी बातचीत हुई। सौरभ ने रीति की तरफ देखा और कहा, मैं सुरभि के घर ज़रूर जाऊंगा। अगर तुम्हें चलना है तो सुरभि के घर चल सकती हो, लेकिन चलना है तो शांतिपूर्वक चलना। मेरी बहन ने बहुत कुछ भुगता है, अब जाकर उसके कोई ढंग के दिन आए हैं। आज उसका पति भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, और अब वो खुद सरकारी नौकरी में लग चुकी है। लेकिन इस बार रीति ने इनकार नहीं किया। वो सुरभि के घर भी गई और शांतिपूर्वक सबसे मिली भी। जब तक खुद पर नहीं बीतते तब तक दूसरों का दर्द एहसास नहीं होता। हर एक को समझना चाहिए, अगर तुमको अपनी माँ से लेने का अधिकार है तो सामने वाले को भी उतना ही होता है। सब एक दूसरे के लिए ही एक रिश्ता है। आज तुम किसी की भाभी हो तो सामने वाला भी किसी की भाभी होगी। यह दुनिया का नियम है।